जय श्री राम, हर हर महादेव। आज बंगाल विधानसभा चुनाव जो आ रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और असम या देश में विभिन्न विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं असम में एसआईआर की ज़रूरत और बंगाल में एसआईआर की ज़रूरत क्यों है। चूँकि फेज तरीके से एसआईआर हो रहा है तो असम में अभी नहीं डिक्लेयर हुआ है, बंगाल में हुआ है। बंगाल शुरू से जब बांग्लादेश बना तब से एक त्रासदी का शिकार रहा है। वो त्रासदी था पलायन का। भारत विभाजन के समय भी पलायन हुआ था और बांग्लादेश के निर्माण के समय भी एक बड़ी आबादी भारत में आके बस गई थी, जो आपको देश के अन्य अन्य कोनों में बांग्लादेशी कॉलोनी के नाम से भी फेमस है। कुछ जो पलायन थे वो तो फिर भी प्रो इंडिया थे, लेकिन उसमें कुछ भारत विरोधी तत्व भी घुस गए थे या घुसाए गए थे, जो आज जगह जगह पे समस्या का कारण बने हुए हैं। जो बाहर से आए थे उनको इस तरीके से बसाया गया ताकि वहाँ के डेमोग्राफी को चैलेंज करें और मतलब डिसबैलेंस करें, और एक समय के बाद भारत में वह किसी पार्टी का वोट बैंक बन के रह गया, खास करके बांग्लादेशी मुस्लिम, और उनको इस तरीके से बसाया गया ताकि वो विधानसभा सीटों पर वो प्रभाव डाल सके। पहले कांग्रेस ने वो काम किया, उसके बाद कम्युनिस्टों ने काम किया, और उसके बाद वही काम ममता बनर्जी ने किया। सबसे हंसी वाली बात, तीनों दल जब सत्ता में नहीं है तब वो बांग्लादेशियों के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस हालांकि कभी नहीं बोली, क्योंकि कांग्रेस खुद बोलते हैं कांग्रेस इज इक्वल टू इस्लाम, इस्लाम इज इक्वल टू कांग्रेस। ये हम भी बोलते हैं, कांग्रेस जो है इस्लामिक मुस्लिम लीग से ज़्यादा मुस्लिम है। इट्स ट्रू एंड इट्स प्रूवन बाय देयर एक्ट। बात यह है कि जब बांग्लादेश से आए हुए अवैध, मैं फिर से बोला अवैध घुसपैठिया, शरणार्थी नहीं, जो लोग शरणार्थी का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं, अवैध घुसपैठियों को भारत में बसाने के पीछे मकसद क्या था। जो आपने कुछ दिन पहले नगरोटा के आसपास और संजुवान कैंप जो जम्मू कश्मीर उसके आसपास जो जानबूझ के बसाए गए थे बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनकी बात कर रहा है। उसके बाद जब 56 देश मुसलमानों के हैं तो उनको भारत ही क्यों, और बार बार दुनिया में ये भी बोलते हैं कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए सही जगह नहीं है। तो जब भारत अल्पसंख्यकों के लिए सही जगह नहीं है तो भारत में क्यों बसना। दूसरी चीज़, 56 देश उलेमा मुसलमानों के हैं तो फिर भारत में ही क्यों बसना। दो चीज़ें, या भारत को भी मुस्लिम उलेमा में बनाना है। उसके बाद राजनीतिक पार्टी द्वारा संरक्षण, वो भारत में घुसे नहीं उनके लिए कागज़ तैयार, या पहले से ही कागज़ तैयार रहता है, बाद में भारत आते हैं। इसकी भी जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर फाड़ देना, और जब केंद्र फेंसिंग के लिए जगह मांगे तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन डालना, जितना कानूनी रूप से कर सकते हैं। तो देश तो अंधा नहीं है, बंगाल की जनता तो अंधा नहीं है, वो सब देख रही है, और जनता वोट के माध्यम से अपना फैसला देती है। यहाँ ये अलग बात है कि बंगाल में जब भी सत्ता परिवर्तन रहा कभी शांतिपूर्ण नहीं हुआ है। इतिहास गवाह है, जो रिटन हिस्ट्री है बंगाल का, आप मुझे एक जगह बता दीजिए जहां बंगाल में सत्ता हस्तांतरण खूनी नहीं रहा है, संघर्षमय नहीं रहा है। कांग्रेस से कम्युनिस्ट का आना, कम्युनिस्ट से ममता का आना, और ममता से भाजपा की तरफ जो जा रहे हैं उसमें कम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है। खूनी इतिहास रहा है। सत्ता द्वारा प्रायोजित गुंडे जब विपक्षी कार्यकर्ताओं की जान लेने लगे, उनके परिवारों को टॉर्चर करने लगे, उनके परिवारों के साथ अत्याचार बलात्कार हत्या करने लगे, ये हुआ है। और बंगाल का कल्चर रहा है पॉलिटिकल वायलेंस, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, इतिहास में साक्ष्यों से मिलता है। लेकिन क्या बंगाल में बदलाव संभव नहीं है? बंगाल में बदलाव संभव है और बदलाव होगा। अब सोचिए, जो अगर 50 लाख वोटर में मतलब बांग्लादेशी बंगाल में एंट्री करा दिया, जो कि अनुमानित है कि 5 से 6 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुसे हुए हैं, सिर्फ 50 लाख बंगाल में ही, जो कि ज़्यादा है इसे, और 10-10 हज़ार हर सीट पे बांट दिया,
कितने सीटों को इम्पैक्ट करेगा, ये कभी गौर करने का कोशिश कीजिएगा। मिनिमम 50 सीट, अब विधानसभा में 50 सीट बहुत मायने रखता है। 10,000 वोट प्लस हो जाता है, आप मतलब आपकी काउंटिंग 10,000 प्लस से शुरू होगी। जिन पार्टियों को यह लगता है कि यह मेरे वोट बैंक है, वो गलत फहमी के शिकार है। मुस्लिम वोट बैंक तभी तक मुस्लिम का होता है या किसी का होता है और का, जब तक उसको अपने में से कोई एक कट्टर, उससे भी बड़ा कट्टर जैदी न मिल जाए। इतिहास और जानकारी के लिए बता दूं, बिहार में ही 5 सीटें मुस्लिम लीग ने एआईएमआईएम ने भी जीती है। पहले कांग्रेसियों ने, राजद वालों ने सपोर्ट किया था उनको बसाने में, आज स्थिति देख ली। और छोड़िए, एक उदाहरण और देता हूँ। अधीर रंजन चौधरी जिस सीट से जीतते थे, बड़ा घुसपैठियों का सिफारिश करते थे। जैसे ही वहाँ से जिहादियों को एक अपना जिहादी मिल गया, उनको साइड कर दिया। न वो बंगाल का न कहीं का था, गुजरात का बंदा, वो आके बंगाल में लड़ता है। उसको क्या मतलब था? ठंडी में से जीता। ये होता है उनके धर्म के प्रति निष्ठा। हमारे वाले को तो क्या ही बोले, कोई 2 केजी चावल में बिकता है तो कोई फ्री बिजली में बिकता है। हकीकत है और दुखद हकीकत है। जितना जल्दी हम समझ जाए उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। और जो ज़मीन पर लड़ रहे हैं उसको समाज के कुछ भद्र लोग क्या बोलते हैं, ये तो गुंडा है, लुच्चा है, लफंगा है, किसी काम का नहीं है। और ये भूल जाते हैं वही गुंडे, लुच्चे, लफंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं आपके। आपकी बहू बेटियां अगर घर से स्कूल जा रही हैं तो वो गुंडे बच्चे की वजह से किसी में साहस नहीं होती है कि कोई आपकी बहू बेटी पर हाथ डाल दे, वरना आप ऑफिस और घर के चक्कर में आपकी बहू बेटी कहाँ चली जाएगी पता नहीं लगेगा। ये हार्ड फैक्ट है, लेकिन बता रहा, क्योंकि बजरंग दल और बीएसपी वालों के लिए शब्द बोले जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा, जो खास करके ज़्यादा पढ़े लिखे अपने आप को समझते हैं। जिस दिन बजरंगी और बीएसपी वाले हट गए ना सड़क से, उस दिन सोच लेना आपके साथ क्या होगा। और आप चाहते हैं बिल्कुल डिसिप्लिन्ड, सबको डिसिप्लिन पसंद है, लेकिन हर लड़ाई डिसिप्लिन में रह के नहीं जीती जा सकती है। और बंगाल में ममता सरकार द्वारा जो जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है सर, और कोशिश करी जा रही है कि एनी डेथ हैपनिंग इन बंगाल इज रिलेटेड टू एसआईआर। और जैसे जैसे एसआईआर प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे ममता बनर्जी के फ्रस्ट्रेशन का लेवल पिक करते जा रहा है। डेली एक लेटर लिखना, डेली एक लेटर लिखना, कहीं प्रदर्शन करना। जितना एनर्जी ममता बनर्जी और जितना एनर्जी ममता बनर्जी के कर्मचारी इसके विरोध में लगा रहे हैं, उतना एनर्जी इसको सहयोग में लगाते हैं तो शायद ये और सुदृढ़ तरीके से, सुगम तरीके से होता है। और मेरा एक पूरा एलिगेशन है, क्या ममता बनर्जी पाराजित हत्याएं तो नहीं करवा रही हैं? मैं फिर से बोलूं, एलिगेशन है, क्योंकि कोई भी डेथ हुआ बिना इन्वेस्टिगेशन को उसको उससे डिक्लेयर कर देना, सुसाइड नोट एक दिखा देना। अरे भाई, सुसाइड नोट को हर कोई मरने वाला सुसाइड नोट डाल के जाएगा, और आपको इतना जल्दी कि पहले सुसाइड नोट ही मिल जाता है, इतना मूर्ख समझ रखें। उसके बाद ममता बनर्जी बीएलओ को क्यों नहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध करवा रही हैं, वो सुविधाएं क्यों नहीं दे रही हैं? बिहार में भी हुआ था, बिहार में भर्ती हुई थी अधोक बेसिस पे, बड़ा सुगम तरीके से होता, बंगाल में क्यों नहीं? जो बीएलओ है उनको प्राथमिक ड्यूटी से क्यों नहीं कुछ समय के लिए ये किया जाता है? बोला जाता है जब तक एसआईआर चल रहा है प्राथमिक ड्यूटी से रिलीव किए जा रहे हैं, एसआईआर में भाग लेंगे। जानबूझ के प्राथमिक ड्यूटी में और ज़्यादा सख्ती करना ताकि बंदा परेशान हो। और बंगाल की जनता का हित, चिंता का ढोंग करने वाली ममता बनर्जी मुझे ये बता दें, जब 26,000 शिक्षकों के भाग्य के साथ खिलवाड़ किया आपने, तब आपका ये बंगाल का मुंह कहाँ था? और उन टेंटेड लगभग 1800 या 1900 टेंटेड लोगों की जब लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी, उनमें आपका एक भतीजा या भतीजी भी थी ना टीचर्स में। वो तो आपके खास परिवार से जुड़ रहा है नाता। मतलब ये भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, जब मेरे किसी मंत्री ने किया है, मेरे कर्मचारी ने किया है, तो सीधा आपके घर से ये तार जुड़ रहे हैं। हाँ, ये दुर्भाग्य है हमारे न्यायपालिका के हिसाब से और हमारे शासन तंत्र के हिसाब से, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके ऊपर कोई आँच नहीं जाती है।
एक एग्जाम्पल, गलती से कन्विक्शन हुआ लालू यादव का तो वो मौज काट रहा है। कोर्ट को भी इस मामले में ध्यान देना पड़ेगा कि किन को जमानत दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और उसके बाद वो किन शर्तों के साथ दे रहे हैं, और उन शर्तों के साथ वो क्या करता है। तो बंगाल के लिए मैं इतना ही बोलूँगा, SIR राइट पर्सन के राइट को सुरक्षित रखने के लिए एक जरूरी कदम है, जिसको हर हाल में सफलतापूर्वक होनी चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि आपके घर में कोई आकर रहने लगे और आपका हक, आपके बच्चों का हक कोई किसी और में बांटना पड़े? ये देखने वाली बात है। यह सुनिश्चित करना यह आपका हक है, और आप अगर कोई एजेंसी कर रही है तो उनको सहयोग करना आपका हक है। सरकार आपके साथ नहीं हो सकती है, मान लीजिए, लेकिन जनता तो इलेक्शन कमीशन के साथ है, और अगर जनता चाह देगी तो कोई भी सत्ता का व्यक्ति इससे दूर नहीं रह सकता। जय श्री राम।